स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 21 से, जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th दैट ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो। मतलब आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं लगातार, ताकि वो ग्रो कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और अपनी बॉडी के कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in the soil at any given time is referred to as the standing state. स्टैंडिंग स्टेट किसे बोलते हैं हम? जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, कैल्शियम, जो किसी भी टाइम पे सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। और ये अलग अलग इकोसिस्टम में वेरी करता है और सीजनल बेसिस में वेरी करता है। मतलब हो सकता है हर सीज़न अलग हो, उसके अलावा हर तरह के इकोसिस्टम में ये डिफरेंट होगा। जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट होगा। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये जाननी कि न्यूट्रिएंट्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, दे आर नेवर लॉस्ट। ठीक है, इकोसिस्टम से ये न्यूट्रिएंट ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये रिसाइकिल होते हैं बार बार, यानी रिसाइकिल होते रहेंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। The movement of nutrient element through the various component of an ecosystem is called nutrient cycling। यानी जिस तरह से न्यूट्रिएंट मूव करते हैं अलग अलग इकोसिस्टम के कंपोनेंट से। ठीक है, एक इकोसिस्टम है उसमें जब न्यूट्रिएंट मूव कर रहा है अलग अलग कंपोनेंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। जो एक और टर्म हम यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए वो क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक्स एंड एयर और वाटर। न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप के होते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। इनके बीच में हम डिफरेंस अभी देखेंगे। द रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि जो रिजर्वायर किसके लिए है? गैसियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए है। वो है नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एटमॉस्फेयर में। फिर से देखो, गैसियस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? एटमॉस्फेयर में। और सेडिमेंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? अर्थ क्रस्ट में। सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल हो गया सल्फरस एंड फॉस्फोरस, और गैसियस का एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट के रिलीज़ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो ये देखते हैं कि न्यूट्रिएंट किस तरह से मूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। The function of the reservoir is to meet with the deficit which occur due to imbalance in the rate of influx and efflux। अब रिजर्वायर का फंक्शन क्या है? अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इकट्ठा हुआ है तो क्या होगा? जहाँ भी कमी है, जहाँ भी डेफिसिट है, वहाँ पे वो बैलेंस करेगा। वो रिजर्वायर से हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस होगा। जो इम्बैलेंस जो होता है वो किस वजह से होता है? इन्फ्लक्स या एफ्लक्स की वजह से। यानी जब न्यूट्रिएंट आता है और जाता है उस बीच में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो कौन पूरा करता है? आपका रिजर्वायर। यू हैव मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11th। हेयर वी डिस्कस कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। 11th में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था। अब हम लोग कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कार्बन साइकिल। When you study the composition of living organisms, carbon constitute 49% of dry weight of organism and is next only to water। देखो, यानी कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन देखते हैं कि वो किस किस चीज़ से बने हैं, तो उसमें 49% क्या आता है? जो ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिजम्स का, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो ड्राई वेट है 49% ड्राई वेट कार्बन से बना हुआ है, मतलब उसमें कार्बन है। और अगर सबसे ज़्यादा वाटर है तो नेक्स्ट क्या है? कार्बन है। इफ़ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, अगर हम देखें कि टोटल कार्बन कितना है, हमें पता चलेगा 71% कार्बन इज़ फाउंड डिसॉल्व्ड इन ओशन। यानी क्या पता चलेगा कि 71% कार्बन ओशन में डिसॉल्व्ड है।
दिस ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो आपका क्या कहते हैं कार्बन जो ओशन में मिला हुआ है, यही रेगुलेट करता है किसको, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि हमारे जो भी नेचर में इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ओशन के कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट होती है। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनके अंदर भी कार्बन होता है। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, यानी कि कार्बन साइक्लिंग जब होती है वो किसके थ्रू होती है, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। यानी कि कार्बन साइक्लिंग में जब पूरा का पूरा मूवमेंट होता है तो एटमॉस्फेयर, ओशियन और लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स उसमें मिले हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, इतना केजी ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली, यानी इतना ये जो हमारा कार्बन है वो साल भर में फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। यानी कि अब क्या होता है कि एक प्रॉपर अमाउंट में जो कार्बन होता है वो वापस चला जाता है किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर यानी प्लांट्स और जो हम जैसे कंज्यूमर्स, वो क्या करते हैं, CO2 को रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस में हमारा कार्बन इतना जाता है तो सेम वे में CO2 दोबारा रिलीज़ हो जाता है बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land और ocean। यानी डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, CO2 के लिए। यानी वो CO2 को बढ़ाते हैं कैसे, जब वो वेस्ट मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मैटर को प्रोसेस करते हैं। जो भी लैंड पे या ओशियन में डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब उस पर डिकम्पोजर्स काम करते हैं तो वो CO2 फिक्स करते हैं। सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। अब होता क्या है, कुछ अमाउंट में जो कार्बन है वो क्या होता है, सेडिमेंट के थ्रू इधर उधर चला जाता है या फिर वो रिमूव हो जाता है सर्कुलेशन से। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कार्बन से रिलेटेड ही, बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, यानी कि जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, उसकी वजह से कार्बन साइकिल पे बहुत असर पड़ता है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जिस कगार पे पेड़ कट रहे हैं और जिस तरह से फॉसिल फ्यूल बर्न किया जा रहा है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में, और उसका एक अफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये पैराग्राफ कार्बन साइकिल को लेके था और सेडिमेंट्री एंड गैसियस साइकिल को लेके था। ये हमारी इकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 20 था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इस सीरीज़ के सारे चैप्टर देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स मिलेंगे और 11th एंड 12th की बायोलॉजी भी आपको वहीं मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।